तो आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन मूवी को, लिहाफ को। ये फिल्म रिलीज से पहले काफी कंट्रोवर्सी में रही है। क्यों रही है ये आपको वीडियो देखने के बाद ही कोर्ट में देखते हैं और उसकी केस की कार्रवाई शुरू हो जाती है और यहाँ पे हमें इस्मत की लिखी कहानी लिहाफ सुनाई जाती है। कहानी की शुरुआत में हम बेगम जान नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसकी आज शादी हो रही है। इसके बाद रात को वो अपने पति का इंतजार कर रही थी, लेकिन काफी इंतजार के बाद उसका पति नहीं आता और बेगम जान की पहली रात की सारी इच्छाएं अधूरी रह जाती है। अब अगली सुबह जब वो उठती है तो नौकरानी से नवाब साहब यानी अपने पति के बारे में पूछती है। नौकरानी कहती है कि आप चिंता मत करो, वो जल्दी यहाँ पे आ जाएंगे। तभी बेगम जान खिड़की से देखती है कि नवाब साहब दो लड़कों से बातें कर रहे हैं। नौकरानी बेगम जान को बताती है कि नवाब साहब बहुत ही भले आदमी हैं। वो बाकी नवाबों की तरह उल्टे सीधे शौक नहीं रखते। वो ऐसे जवान लड़कों का ख्याल रखते हैं और अपना ज्यादातर वक्त इनकी देखभाल में बिताते हैं और ये सभी लड़के इसी महल में रहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि बेगम जान हर दिन नवाब साहब का इंतजार करती रही, पर नवाब साहब उनके पास कभी नहीं आए और इसी तन्हाई में बेगम जान ने किताबें पढ़ना शुरू कर दी। एक दिन बेगम जान कहीं बाहर जा रही थी तो नवाब साहब उन्हें रोक देते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो कहाँ जा रही है। बेगम कहती है इतने बड़े महल में हमारा दम घुटता है, इसलिए बाहर जाकर थोड़ी ताज़ा हवा लेना चाहती हूँ। नवाब साहब कहते हैं कि अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत है तो आप नौकरों से कह सकती हैं और बाहर की हवा सबकी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। बेगम जान समझ जाती है कि नवाब साहब उन्हें बाहर नहीं जाने देना चाहते, इसलिए अपना उदास चेहरा लेकर वापस अंदर चली जाती है। अब ऐसे ही दिन बीतने लगे पर नवाब साहब बेगम जान को कोई अहमियत नहीं देते थे और बेगम जान को ऐसा लगने लगता है कि नवाब साहब को उनमें कोई दिलचस्पी नहीं है। और ऐसी तन्हाई में पड़े पड़े बेगम जान की तबीयत खराब हो जाती है। नवाब साहब डॉक्टर को बुलाते हैं। बेगम जान की नौकरानी बताती है कि उन्हें जोड़ों में दर्द रहता है। इस पर नवाब साहब कहते हैं कि कोई ना, वो एक मालिश करने वाली रख देंगे। अब अगली सुबह जब बेगम जान की आंखें खुलती है तो उनके सामने मालिश करने वाली औरत रब्बो खड़ी थी। अब रब्बो बेगम जान की मालिश करती है, तभी बेगम रोने लगती है। रब्बो पूछती है कि वो रो क्यों रही है। इस पे बेगम बताती है कि इतने दिनों बाद मुझे किसी ने छुआ है। बेगम अकेले रह रहकर इतनी ज्यादा तन्हा और मायूस हो चुकी थी कि रब्बो का पहली बार छूना भी उसके अकेलेपन को दूर करने जैसा था। अब ऐसे ही धीरे धीरे रब्बो रोज बेगम जान के शरीर की मालिश करने लगी और इन दोनों में करीबियां आने लगी। और इसके बाद हम इस्मत के बचपन का रूप देखते हैं, जहाँ भी उसकी माँ बताती है कि वो कुछ दिन के लिए आगरा जा रही है और तुम अपने भाइयों के साथ लड़ाई झगड़ा ना करो, इसलिए मैं तुम्हें बेगम जान के पास छोड़ के जा रही हूँ। इस्मत बाकी लड़कियों जैसे बिल्कुल नहीं थी। वो वहाँ जाती पूरे महल में उछलने कूदने लगती है, हर चीज को देखने लगती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि नवाब साहब किसी लड़के के चेहरे को निहार रहे हैं और यहाँ पे हम समझ पाते हैं कि नवाब साहब बेगम जान के पास क्यों नहीं जाते क्योंकि उन्हें औरतों में नहीं बल्कि मर्दों में इंटरेस्ट है। बेगम जान ने कई बार कोशिश करी थी कि नवाब साहब उनके नजदीक आए, लेकिन नवाब साहब बेगम जान को घंटा भाव नहीं देते। अब बेगम जान की भी कुछ इच्छाएं थी जो सिर्फ नवाब साहब ही पूरा कर सकते थे, लेकिन उन्हें देखते तक नहीं थे। इसलिए वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बेगम जान ने रब्बो का सहारा लेना शुरू कर दिया और रब्बो के साथ उनकी नजदीकियां बढ़ने लगी। इसके बाद हम देखते हैं कि रात को कुछ आवाजों की वजह से इस्मत की आंखें खुल जाती है। इस्मत को दीवार पे एक परछाई दिखती है जो कि किसी हाथी की तरह लग रही थी, जो कभी छोटा हो रहा था तो कभी बड़ा। इस्मत ऐसी परछाई देखकर डर जाती है और एकदम दुबक कर लिहाफ यानी रजाई के अंदर सो जाती है। दरअसल वो परछाई बेगम जान की परछाई थी और परछाई छोटी बड़ी इसलिए हो रही थी क्योंकि बेगम जान के ऊपर रब्बो थी जो पता नहीं कौन सी मालिश कर रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि बेगम जान के पास नवाब साहब आते हैं और कहते हैं कि महल में कुछ मेहमान आ रखे हैं, तो आप तैयार होकर जल्दी से वहाँ पे आ जाओ। बेगम जान तैयार होकर मेहमानों के सामने आ जाती है। यहाँ पे नवाब साहब मेहमानों के सामने ऐसे पेश आ रहे थे जैसे कि वो बेगम जान के हमेशा करीब रहते हो और ये सब देखकर बेगम को काफी गुस्सा आता है कि साला झूठा दिखावा क्यों कर रहे हैं और वो वहाँ से गुस्सा होकर जाने लगती है। नवाब साहब उसे रुकने के लिए बोलते हैं पर बेगम नवाब साहब की भरी महफिल में बेइज्जती कर देती है। इसके बाद रब्बो बेगम जान के पास आती है और उन्हें कहती है कि आपने जो किया वो सही नहीं था, आपको नवाब साहब से माफी मांगनी चाहिए। तो रब्बो की बात मानकर नवाब साहब से माफी मांगने जाती है बेगम और कहती है कि रब्बो ने हमें हमारी गलती का एहसास करा दिया है। नवाब साहब कहते हैं कि आजकल इस महल में मेरी ना सुनकर रब्बो की बातें ज्यादा सुनी जाती है। बेगम कहती है कि दिल उसी की सुनता है जो दिल के करीब होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रब्बो बेगम के पास आती है और कहती है कि वो 2 दिन के लिए अपने घर जा रही है और ये सुनकर बेगम जान दुखी हो जाती है क्योंकि उसके सिवा महल में उसकी सुनने वाला कोई नहीं था और उसकी तन्हाई को मिटाने वाली भी सिर्फ रब्बो थी। रब्बो को जल्द आने को कहती है और दिल पे पत्थर रखकर उसको जाने को कहती है। अब धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है पर रब्बो के आने की कोई खबर नहीं थी।
और उसकी याद में बेगम जान एकदम उदास हो गई थी। इस्मत देखती है कि बेगम जान के शरीर में काफी दर्द हो रहा है, इसलिए उसके पास आती है और मालिश करने के लिए कहती है। इस्मत बेगम जान की मालिश करने लग जाती है, पर मालिश करते करते बेगम पलट जाती है और इस्मत का हाथ बेगम की छाती पे आ जाते हैं। अब हुआ तो ये गलती से था, पर बेगम जान को काफी अच्छा लगा। उसे अपनी दबी इच्छाओं को पूरा करने का सहारा नजर आया। बेगम को लगता है कि रब्बो की गैर मौजूदगी में अब इस्मत उसकी तन्हाई को मिटाएगी, इसलिए वो हर तरह से कोशिश करने लग जाती है कि इस्मत उसके करीब आए। और अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ पे इस्मत का वकील एक आदमी से पूछ रहा था कि लिहाफ कहानी में कौन सा शब्द गंदा है। वो आदमी कहता है कि इस कहानी में छाती शब्द गंदा है, और इस पर मंटो कहते हैं कि छाती को छाती नहीं तो क्या मूंगफली बोलेंगे। अब अगले दिन फिर कोर्ट की सुनवाई होती है, जहाँ पे एक आदमी इस्मत से कहता है कि तुम इतनी गंदी गंदी कहानियां लिखती हो, तुम्हें तो जेल होनी चाहिए। और अब कहानी फिर शुरू होती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि बेगम इस्मत को रिझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस्मत बेगम के इरादे भांप जाती है और वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि रब्बो महल में वापस आ जाती है और उसे देखकर उसकी जान में जान आती है। बेगम जान उस पर काफी गुस्सा होती है कि वो 2 दिन का बोलकर 3 दिन के बाद आई है, और वो उसे वहाँ से चले जाने को बोलती है। अब रात को बेगम जान इस्मत को अपने कमरे में बुलाती है और कमरे का दरवाजा बंद कर देती है, और वो इस्मत के सामने अपने कपड़े बदलने लग जाती है। इस्मत डरते हुए बेगम से कहती है कि उससे घर जाना है, और तभी वहाँ पे रब्बो जाती है और मौका देखकर इस्मत वहाँ से भाग जाती है। रब्बो समझ जाती है कि बेगम जान अपनी हवस मिटाने के लिए इस्मत को रिझाने की कोशिश कर रही थी। रब्बो बेगम से कहती है कच्चे आम तो खट्टे ही होते हैं, क्योंकि बेगम जान की लाख कोशिशों के बाद भी इस्मत उसके करीब नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से बेगम को बहुत गुस्सा आता है और वो घर में तोड़ फोड़ करने लगती है। अब रात होने पे इस्मत की नींद फिर से किसी आवाज की वजह से खुल जाती है, और वो फिर से दीवार पर हाथी जैसी तस्वीर देखती है। इस बार वो सोचती है कि वो इस हाथी की परछाई से डरेगी नहीं, बल्कि वो देखेगी कि लिहाफ से हाथी की परछाई कैसे बनती है। वो उठकर उस कमरे की लाइट चला देती है, और जैसे ही उस कमरे की लाइट चलाती है तो हाथी की परछाई गायब हो जाती है, मगर उस परछाई का राज खुल जाता है, जिसे देखकर इस्मत के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इस्मत ने देख लिया था कि रजाई से हाथी की परछाई कैसे बनती है। और वो हाथी नहीं था, बल्कि उसकी सोच से कोसों दूर कुछ और ही था। दरअसल लिहाफ में बेगम जान और रब्बो इंटीमेट पोजीशन में थे। कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ कोर्ट का जज इस्मत को बताता है कि आप पर जो इल्जाम लगाए गए हैं वो बेबुनियाद है, और आपकी लिखी हुई कहानी लिहाफ बिल्कुल भी गलत नहीं है। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि आपके दोस्त मंटो की कहानियाँ बहुत ज्यादा गंदी है। इस पे इस्मत कहती है कि बस वो